तो पहले मैंने क्या बताया इसमें, इस क्वेश्चन में पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, एम यू बुलेट की जो मोमेंटम है एम इंटू यू ले लीजिए, ब्लॉक की तो है नहीं, जीरो इनिशियल में, बाद में दोनों ब्लॉक प्लस बुलेट, बुलेट का M1 ले लो, M1 फॉर बुलेट और इसका M2 है ना, तो फाइनल स्पीड इज v, कोलिजन के बाद दोनों एक साथ, इससे आपका सिस्टम की स्पीड आ जाएगी है ना, u होगा ऊपर में, और इससे फिर आप क्या निकालेंगे, अभी ये दोनों बोथ पुट टुगेदर आर मूविंग विद द स्पीड v, ऐसे कुछ यहाँ तक हाइट तक जाएंगे, वर्टिकल हाइट h तक, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ mv², ये v वाला यहाँ पुट कर देना है ना, इज इक्वल टू mgh, m1 प्लस m2 है ना, हाफ, दोनों एक साथ जा रहे हैं ना, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 gh, mgh, ये तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से h आ जाएगा आपको v²/2g, ये v वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है आपको, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एनर्जी लॉस और हीट प्रोड्यूस, हीट इज इक्वल टू एनर्जी लॉस, हीट जितनी प्रोड्यूस होगी एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस मीन्स इनिशियल एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल कितनी है, हाफ m1 u², बुलेट के पास ही थी, बाकी तो सिस्टम रेस्ट पर था, बाद में इम्बेड होने के बाद कितनी है, m1 प्लस m2 इंटू v², इसमें वैल्यू पहले v निकाल लो यहाँ पे, चाहे तो पूरा कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे पुट करो और यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दो, मासेस दिए हुए, ठीक है, समझा कि नहीं, बोलिए, क्लियर टू एवरीवन, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, लॉस यहाँ पर हो जाएगी, इम्बेडिंग जब हिट कर रही है उस समय लॉस हो जाएगी, बाद में जो v है वो लॉस नहीं होगी, वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इतनी हाइट आएगी, वर्टिकल हाइट, ये बुलेट, ये सिस्टम यहाँ पे पहुंच जाएगा कहीं ऐसा, इस तरह से, तो वर्टिकल हाइट विल बी h, h इज द वर्टिकल हाइट, लिखो यहाँ पे, h इज द वर्टिकल हाइट, इंक्लाइन हाइट नहीं, ग्रेविटी में हमेशा वर्टिकल हाइट मैटर्स। Sir, गॉट इट? यस, so can you Yeah. please explain it again? Actually, I joined late. ऑलराइट, देखो ये क्या था, बुलेट इज कमिंग एंड हिटिंग द वुडन ब्लॉक विच इज हैंगिंग वर्टिकली, तो जब हिट करेंगे यहाँ पर हिटिंग में हमें पता है मोमेंटम, हमें क्या निकालना है, कितनी हाइट तक सिस्टम जाएगा, ये लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, तो पहले हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन में दोनों की कॉमन स्पीड निकाल देंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियल, पी स्टैंड फॉर मोमेंटम, तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, कोलिजन में कंजर्व रहता है मोमेंटम, तो इनिशियल केवल बुलेट के पास है, बुलेट की स्पीड हमने यू ली है, मोमेंटम बुलेट का है, बाद में दोनों कंबाइन m1 प्लस m2, बुलेट प्लस ब्लॉक विल मूव विद द वेलोसिटी v, यहाँ से v आ गया, तो वैल्यू पुट कर दीजिए m1 m2 एंड u इज गिवन, u इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, तो v आ जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, स्मॉल वैल्यू आएगी बिकॉज m2 इज लार्ज, 0.4 है, जो भी आएगी, whatever is there, of course initial speed is more, तो you will get some significant speed of this system, तो नाउ ये दोनों जो है मिलके ऐसे v से चलेंगे और all the kinetic energy converts into potential energy, ऐसे, तो kinetic energy converts into potential energy, हाफ m1 प्लस m2 v², ये वाली जो स्पीड है v, अब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, mgh, तो मास तो कैंसिल ही होगा, v²/2g, v यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू, डिवाइड बाई 2g, तो h आ जाएगी आपको वर्टिकल हाइट, पूछा है कि हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस कहाँ पर होगी, जब हिट करेगी जब, है ना, तो इनिशियल एनर्जी ऑफ बुलेट, है ना, हीट प्रोड्यूसेस एनर्जी लॉस, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी इतनी थी,
बाद में दोनों के पास इतनी है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हीट एंड साउंड में चला गया, लॉस हो गया। वो उस लॉस होने के बाद जो ये वेलोसिटी मिल रही है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो मोमेंटम कंजर्व्ड, एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, है ना, एनर्जी लॉस हो गई, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। दिस इज द यूजफुल इंफॉर्मेशन, हमेशा मोमेंटम कंजर्व होगा। गॉट इट। Yes, sir. कैलकुलेशन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, यू कैन जस्ट ऑलवेज यू शुड नो द कॉन्सेप्ट वेल, कैलकुलेशंस कैन बी डन। ये भी था, ये इजी क्वेश्चन था, देखो इसमें मैंने हिंट दे दी थी आपको। इन बोथ केसेस heat and sound produce, heat produce will be loss in potential energy। क्या होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, mgh। ऐसे एक मिनट, इसको प्रॉपर लिख देते हैं, जस्ट प्रॉपर कॉन्सेप्ट। इन बोथ केसेस heat produces loss in काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसको हिट करने के बाद जीरो हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी से। विच इज इक्वल टू mgh इन बोथ केसेस। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू mgh। वन एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अदर, पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई और फिर काइनेटिक लॉस हो गई हीट में। तो इट वाज बेसिकली इट वाज पोटेंशियल एनर्जी which caused the heat, which produced the heat। क्लियर। तो mgh निकाल सकते, बहुत इजी क्वेश्चन है। मास इज गिवन, g इज गिवन, h इज गिवन। मास कितना दिया है, 0.3, g 9.8 या 10 ले सकते, चलो 10 ले लेते हैं। h कितना है, 3, तो 0 पॉइंट आई मीन इन्होंने 9.8 लिया हुआ है पोटेंशियल अपना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 into 3, तो 0.9 multiplied by 9.8 will give you 8.82 joules in both cases। Got it? If you multiply, you will get this value। Okay, are you there? Yes, sir. So this is comparatively easy question, one energy converts into other and that energy converts into heat। चलिए आगे देखेंगे। Yesterday we started collision। कोलिजन में हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन देख लिया था, दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहता है। और इलास्टिक कोलिजन किसको बोलेंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जितनी सिस्टम की पहले थी उतनी ही बाद में रहे। ठीक है, फिर हमने एक न्यूमेरिकल किया which is based on the momentum conservation only। Now today we are going to see the head-on or one-dimension collision, elastic collision। ठीक है, नो प्रॉब्लम सो फार, बोलिए। Shall we continue now further? Yes, respond। Yes, sir. ओके, तो देखिए हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशन कोलिजन, है ना। जैसे ये दो पार्टिकल है, दिस इज वन, ओके, इसको हम मार्क कर देते, कुछ कलर कोडिंग कर देते इसकी। ये पहला वाला है ये, और दूसरा वाला दिस वन। ठीक है, एक मिनट है, सेकेंड वन इज दिस।
ठीक है, यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं दोनों, फिर बाद में सेपरेट सेपरेट हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मूविंग, M1 इज मूविंग विद U1, M2 इज मूविंग विद U2 बिफोर कोलिजन, और दोनों हेड ऑन कोलाइड हो रहे हैं, मतलब उनका जो लाइन ऑफ मोशन है दैट रिमेन सेम आफ्टर द कोलिजन। अगर लाइन ऑफ मोशन जो है सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। अगर एक इधर चला जाए बाद में एक इधर चला जाए तो इट इज कॉल्ड टू डायमेंशन कोलिजन, विच विल सी आफ्टर दिस। ठीक है, तो U1 U2 इनिशियल वेलोसिटीज, V1 V2 वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है। तो बताइए इसमें हमें क्या एक्चुअली निकालना क्या है इसमें, देखो इसमें हमें करना क्या है, वेलोसिटीज निकालनी है आफ्टर द कोलिजन, दैट्स व्हाट इज द टॉपिक ऑल अबाउट। एंड न्यूमेरिकल्स बाद में वो फार्मूला बना के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट शुड बी आवर दैट अप्रोच, कैसे निकालना है वेलोसिटी, V1 V2 निकालनी। यू विल बी गिवन क्वेश्चन में M1 M2 विल बी गिवन, आपको दोनों मासेस के वैल्यूज दिए होंगे कितने कितने, ठीक है, और U1 U2 भी दिया होगा। ये V1 V2 यू टू फाइंड आउट, क्या निकलना है V1 V2। बोलिए क्या होना चाहिए, हाउ टू गेट द V1 एंड V2, हाउ टू गेट इट, बोलिए व्हाट शुड बी आवर फार्मूला यूज, कैन यू प्रेडिक्ट, जल्दी से सोच के बताइए। यस, एनीबडी कैन टेल, who want to tell, nobody, you can try, क्या प्रॉब्लम है। Yes, Anushka, you wanted to say something, then you decided, then you change your mind. Yes, बोलिए। Sir, momentum before the collision and after the collision will be same. Okay, okay, that will be one equation. दूसरी, other one, since it is elastic collision, kinetic energy will also be same. तो दोनों इक्वेशन को लिख के सॉल्व कर लेंगे, V1 V2 आ जाएगा। थिंक दैट यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे अभी, मोमेंटम की इक्वेशन बना ली, फिर काइनेटिक इक्वेशन की बना ली इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मींस इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स सेम। To make the two equation and solving the two equations, you have to just manage properly. So let's do momentum remains same, momentum की इक्वेशन मैंने पहले से लिखी हुई है, let's amplify it। चलिए ये इक्वेशन हो गई आपकी मोमेंटम की, एक मिनट इसमें थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, can you see initial momentum is equal to final momentum, so many numericals we did for this। या तो क्या किया हमने, M1 वाले टर्म से एक तरफ कर लिए, ये इक्वेशन लिख दी, M1 U1 is the momentum of first, M2 U2 is the second before collision, and M1 V1 and M2 V2 after collision। ऑलराइट, इसको हमने M1 वाले टर्म्स लेफ्ट साइड में कर लिए, गेटिंग और नॉट। तो वी गॉट द इक्वेशंस, these equations written। Now we are going to write the equation for kinetic energy, उसमें भी M1 वाले टर्म्स एक तरफ करके इक्वेशंस डिवाइड करके हम लोग we can get the relation for V1 and V2। अल्टीमेटली V1 and V2 के लिए हम लोग इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। कैन यू सी इट नाउ, काइनेटिक एनर्जी का भी लिखा हम लोगों ने, M1 वाले टर्म हाफ तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा सभी में, कॉमन लेके M1 M2 M1 वाले टर्म लेफ्ट साइड में कॉमन भी ले लिया, और इसको स्क्वायर है तो हम प्लस एंड माइनस वाले टर्म में लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे में, यू नो दिस फार्मूला, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन 4।
यहाँ तक ओके है? बोलिए, इट इज ओके अप टू हियर? Yes, sir. देखो इन अवर टेक्स्ट बुक दे व्हाट दे हैव डन, इसको रेस्ट पे ले लिया है, ठीक है, तो देन दे हैव डिराइव्ड, बट इफ एट ऑल इट इज मूविंग, देन फिर हमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी, फिर से हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, फार्मूला विल फेल. तो देयरफॉर वी आर टेकिंग दिस इज आल्सो मूविंग इनिशियली and making the full formula. It will cover all the cases. Therefore, we are doing it. So slightly changing from NCERT book. Method remains same. So now what we do, dividing 4 by 2. Equation 4 को 2 से divide कर दो, तो m1 mn कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, m2 भी कैंसिल होगा. Can you see what we are getting is ये वाला टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा. That's what is 2 terms left. u1 v1 is equal to u2 v2 टर्म बचा, बाकी सब कैंसिल हो गए. this and this. Can you see it? थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो. Just a minute. Okay so far. Now v2, यहां से हमने v2 की वैल्यू निकाली, u2 को इधर भेज दो तो v2 मिल जाएगा. v2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. ये वैल्यू कहां पे डालना है? v2 यहां पर. तो ये सेम टर्म्स है, लेफ्ट साइड वाले. कैन यू सी इट हियर? लेफ्ट साइड वाले सेम टर्म्स है, और राइट साइड में v2 की वैल्यू पुट कर दी गई है. तो व्हाट वी गेट इज, कैन यू सी? ओके, दिस मच इज द डेरिवेशन. यहाँ पर हम, हाँ, इट इज फुल्ली विजिबल नाउ. ये v2 की वैल्यू 1 में पुट की. कैन यू सी हियर दिस वन? ये वाले टर्म्स आ गए इधर m2 के साथ. और सिंप्लीफाई करना है v1 के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, और v1 वाला टर्म रिटेन करना है इधर. बाकी सब टर्म यहाँ पे कॉमन भी आ जाएगा. देखो m1 है, m1 v1, यहाँ पे m2 v1, तो v1 कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म शिफ्टेड टू लेफ्ट. तो ये टर्म्स लेफ्ट में आने के बाद ये हो गए. नाउ m1 प्लस m2 विल गो इन डिनोमिनेटर. यहाँ पे देखिए ये आ गया, तो v1 के लिए सॉल्व हो गया, विच इज m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन टोटल मास, और यहाँ पर 2m2 u2 अपॉन टोटल मास. तो यहाँ पर u1 का टर्म है पहले, v1 के लिए यू कैन सी u1 का टर्म है और u2 का इधर है. नीचे टोटल मास है, सेम टर्म्स है. यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मासेज है, यहाँ पे 2m2 है. नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ v1, ये v1 की वैल्यू किसमें पुट करनी है? 5 में, यहाँ पर, बिकॉज इट इज फॉर v2. तो वी आर गोइंग टू गेट सिमिलर रिलेशन. यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं. देखो, इफ यू इंटरचेंज द टर्म, इफ यू डोंट वांट टू पुट द v1 हियर, यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं. इंटरचेंज करने से v2 मिल जाता है. देखो m2 एंड m1 को इंटरचेंज कर दो यहाँ पर, है ना, एंड ये u1 की जगह u2 कर दो, u1 u2 को इंटरचेंज कर दो. ये u2 इधर आ गया, u इधर, और ये m1, यहाँ पर 1 है, वहां पे 2 कर दो, तो 2 1, और ये 2 हो गया. यहाँ पर दोनों 2 है तो 1 1 हो गया. Either you put the value of v1 in equation 5 or interchange the subscript. 1 को 2 कर दो, 2 को 1 कर दो, you get the relation for v2. So that's how it is done. तो दोनों में देखिए नीचे टोटल मास है, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मासेज है, m1 माइनस m2, यहाँ पर m2 माइनस 2 वाले टर्म में 2 पहले आ रहा है. देखो ये भी 2 पहले आ गया, ये भी 2, यहाँ भी 2 आ गया. 1 वाले टर्म्स बाद में आ रहे हैं, और 1 वाले में देखिए 1 है, 1 वाला u1 वाला टर्म पहले, m1 वाला पहले, और बाद में 2 वाले टर्म्स हैं. आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. तो ये दिस इज हाउ दिस डेरिवेशन गोज. इफ दिस डेरिवेशन कम्स इनटू योर एग्जामिनेशन, कैन बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स. एक कुछ छोटा सा पार्ट और दे देंगे इसके साथ, जैसे हम लोग इसके केसेस डिस्कस करेंगे. एनी डिफिकल्टी हियर? बोलिए, इसमें कुछ डिफिकल्टी है आपको? डेरिवेशन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको.
प्रॉपर सीक्वेंस में लिख के। किसका डेरिवेशन किया हमने? बाय द वे व्हाट वी डिड इट, इट इज वन डायमेंशन कोलिजन और टू डायमेंशन कोलिजन। कौन सा कोलिजन का डिस्कस किया हमने? 1D या 2D? 1D। बोलिए कौन सा, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक। यस, यहाँ पे देखो लिखा है इलास्टिक एंड 1D। It is valid for these two conditions, not for all. It has to be elastic collision because we are taking kinetic energy conserved. उसी में तो कंजर्व रहती है। अगर आप inelastic collision है तो it will not work. You have to go back to the basics. वहाँ पर जो है momentum conservation की equation work करेगी and something else will be given. You follow that 2 points and you will get the final velocity V1 and V2. ठीक है? तो दिस, इफ यू रिमेम्बर दिस फार्मूलाज बेटर, अगर फिर भी अगर आप भूल गए और न्यूमेरिकल आ गया तो व्हाट यू डू, एक इक्वेशन ये बनाइए, एक इसकी बनाइए, दोनों को सॉल्व कीजिए, यू कैन मैनेज V1 and V2 और व्हाटएवर इज आस्क्ड यू कैन मैनेज इट। बेसिक पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज। इफ यू फॉरगेट द फार्मूलाज you can manage, then also you can manage the numerical solving. बोलिए, do you want to ask anything, anybody? बोलिए, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नोट कर लिया? नोटिंग। ओके। In both the relation you can see divided by common terms है m1 plus m2 in both the terms, और ऊपर वाले जो terms हैं वो interchange हो गए second case में, 1 has become 2, 2 has become 1. Done? Okay, ठीक है, ये just note कर, नहीं भी कर पा रहे, try to do it, but if you are missing due to some reason, so you can just note down from the recording which I will post it after the class. Yesterday what happened, you know, कल हम लोगों ने जो वो रिकॉर्डिंग देखी थी ना गैलीलियो वाली, and it went under the claim, copyright claim. So it was stopped, it was not posted. Then I deleted that part of the recording, then only it was posted onto the YouTube. So they are the copyrights. If we show you something, or if I show you some part of the other book,
So they can claim. If we do it thrice, then our channel will be blocked permanently. It was the first attempt. Again, if suppose it happens twice more, so no longer YouTube channel will exist. My YouTube channel will be blocked. Are you there? Are you listening? Yes, sir. Okay. So I will just put it on the YouTube and then uska link भेज दूंगा group में. But it doesn't mean that you stop paying attention or you go somewhere else. Just I will continue to interact with you, be present in the class. देखो, case 1. If both masses are equal, suppose both the balls happen to be say 100 gram each, then what will be V1 and V2 after collision? What is going to happen? ये पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा. देखिए, both the masses are equal, ये तो टर्म जीरो होगा, ये पूरा जीरो हो गया. यहाँ पे क्या होगा? 2m, नीचे भी 2m आ जाएगा. 2m will get cancelled. V1 will be equal to U2. यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया. V1 U2 के बराबर हो गया और V2 ये जीरो हो गया. यहाँ भी 2m कैंसिल हो गया. U1 तो क्या मिला हमें? देखते सॉल्व करने के बाद. व्हाट डू वी गेट इट? V1 जो है, एक मिनट येलो से करते हैं. V1 is equal to U2. So let's see what was U2. बॉल का कलर कोडिंग कर देते हैं एक बार फिर से. फ्रंट बॉल वाज पिंक, ठीक है, और रियर बॉल कौन से कलर से लिख दिया? ऑरेंज है. या तो V1 जो ये वाली बॉल है, मतलब फर्स्ट बॉल, इट वाज सपोज टू बी V1, इट हैज बिकम U2. V1 किसके? U2 के बराबर, U2 के इक्वल हो गया. U2 क्या था? सेकंड बॉल की, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, वो इसको मिल गई फर्स्ट वाले को. और व्हाट इज हैपनिंग हियर? V2 जो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है, दैट इज बिकम U1. जो फर्स्ट की थी वो सेकंड की हो गई. इन अदर वर्ड्स, बोथ आर वेलोसिटीज आर इंटरचेंज. Suppose first was moving with 10 and second ये suppose ये 10 से मूव कर रही थी और ये 5 से, ये 5 हो जाएगी. Will be interchanging after the collision. Are you getting this point? If we say in the simple form, क्या लिखा मैंने? देखो, velocities are interchange. Condition क्या है? What is the condition? Interchanging की condition. Somebody ask you what is the condition of interchanging the velocities. क्या condition है? किस condition में interchange हो रही? Can somebody tell? Yes, Disha can reply me. What is the condition for interchanging of velocity? Quick reply, don't take much time. Unmute कीजिए अपनी ऑडियो सभी लोग and respond quickly. बोलिए. Nobody is responding है. सबने अनम्यूट किया? ऐश्वर्या, you reply. Okay, Disha, why don't you reply first? एक मिनट, just wait, Ashwin. Disha, why don't you reply? Are you there or not? Sir, I'm there. Yeah, बोलिए. What I was telling, कि velocity interchange की condition क्या है? कब velocities interchange होंगी? No, it means you are not listening carefully. Harshit, Anushka, you are telling. चलो बताइए Anushka. Okay, बोलिए. What is the condition of interchanging the velocities? There are two points. Then only velocity interchange will be there. Can you tell? Are you telling quickly? Harshit, okay, you tell Harshit. 2 पॉइंट कौन से हैं जब वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी? 1 की कोलिजन के बाद पार्टिकल 1 को 2 की वेलोसिटी मिल जाएगी और 2 को, एंड
and vice versa. बोलिए हर्षित, you are it means are you there in the class? Quickly respond. Yes, sir, I am. बोलिए वेलोसिटी इंटरचेंज की कंडीशन बताइए, लिखा है ना ऊपर, तुम यू कैन जस्ट सी क्या कंडीशन यूज की हमने. Not paying attention. कौन सा कोलिजन? Sir, it's elastic collision. वन डायमेंशन और टू डायमेंशन? Sir, one dimension. और क्या कंडीशन है? दिस इज वन. सेकंड वन? Sir, M1 is Okay. equal to M2. या उनके करेक्ट, ठीक है. उनके मासेस इक्वल हो या उनके मासेस का रेशियो इक्वल हो, बात एक ही है. दे आर इक्वल और उनके मासेस का रेशियो 1 हो. m1 by m2 is equal to 1, ऐसे भी बोल सकते हैं. इन अदर वर्ड्स दे आर इक्वल. जब मासेस इक्वल है, जैसे बिलियर्ड बॉल में आप लोग नोटिस भी करते होंगे, बिलियर्ड्स गेम में इफ यू हिट इट प्रॉपरली तो जो बॉल है जो जाके हिट करती है वो रुक जाती है और दूसरी बॉल उसकी स्पीड से आगे चली जाती है ना बिलियर्ड्स में. इवन इफ इट इज नॉट 100% इलास्टिक बट इट इज ऑलमोस्ट इलास्टिक कंडीशंस दिखती है हमें, है ना. तो वहां पे रुक जाएगी और जो रुकी हुई बॉल है वो उसकी स्पीड से आगे चलेगी. यू ऑब्जर्व दिस फिनोमेना. तो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज इन 1D कोलिजन इफ मासेस आर इक्वल. उनके मासेस का रेशियो 1 है. दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन. इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मेनी टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. उसका थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज करके आपको कंफ्यूज करके दे विल आस्क यू एवरी टाइम. ठीक है, जैसे ये है देखो, फॉर एग्जांपल refer diagram and find the velocities of two identical bodies after one dimension elastic collision. Can you reply here? ये पहली बॉडी जो है 10 मीटर पर सेकंड से जाके 1D कोलिजन हो रही है सेकंड बॉडी के साथ विच इज एट रेस्ट. या क्या होगा कोलिजन के बाद, क्या होगा बोलिए? ग्रीन वाले जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोलिए? ग्रीन ए बॉडी ए जो है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कोलिजन के बाद? अगेन यू आर जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग. सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. मेहर्ष बताइए क्या आंसर होगा? अरे देयर? Yes, sir. बोलिए. Could you get the question written? Diagram also made. Could you get it? Not exactly. फर्स्ट पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जाके सेकंड पार्टिकल बी को जाके हिट कर रहा है. कोलिजन कौन सा इलास्टिक कोलिजन है? वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन. व्हाट विल बी द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन? यस मनुश्री, अरे देयर? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलिए, क्या होंगी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन? Yes, sir. So the velocity of B will be the same as the velocity of A because if their masses are same, then velocity of A, initial velocity of A will be equal to the final velocity of B. तो क्या आंसर क्या है बताइए? कोलिजन के बाद एक की वेलोसिटी कितनी लिखूं मैं यहाँ पर? हाउ मच आई शुड राइट द वेलोसिटी ऑफ ए? बोले कितनी लिखूं? यहाँ पे 10 दिख रहा है आपको, कैन यू सी 10 मीटर से चल रही थी. क्या हो जाएगी इसकी Yes, sir. वेलोसिटी? क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 5 0 या 10 रहेगी? 0 हो जाएगी कि 5 हो जाएगी कि 10 हो जाएगी? बोलिए जल्दी से. Sir, I think B it will be 10. Okay, anybody else? Aishwarya, you tell me. इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग मीन्स जो इसकी वेलोसिटी ए की वो हो जाएगी जो बी की थी कोलिजन से पहले. कितनी थी? बी की रेस्ट पे थी तो ये हो जाएगी 0. So VA B will की be कोलिजन 0 and VB will be 10 meter per second. यस, ठीक है.
और जो बी है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो ए की थी 10 कोलिजन से पहले। इंटरचेंज का मतलब यही हुआ ना, जो रेस्ट पर है, जो जो चल रही थी वो रेस्ट पर हो जाएगी, जो रेस्ट पर थी वो पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी से चलने लगेगी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंटली पेट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनर। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एट लीस्ट 5 डिफरेंट वेज। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी है, लेट्स डू दैट। आप लोगों ने वो देखा होगा, न्यूटन्स बॉल है ना, वो 4-5 बॉल ऑसिलेट एक हैंग कर रही है। फर्स्ट वन इज ऑसिलेटेड हिटिंग द सेकंड, सेकंड वाली वेलोसिटी अपने थर्ड को ट्रांसफर कर देती है विदाउट मूविंग एंड सो ऑन। लास्ट बॉल स्टार्ट्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल। ऐसा होता है, वो हैंग करती है, ऑसिलेट करती। तो somewhat similar to that question is here। ये देखो, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस पॉइंट ओनली विच आई एम हाईलाइटिंग। जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसी का ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। ये पार्टिकल 1 is moving with the velocity v, 2 and 3 nothing is shown, means रेस्ट पर है ये। तो what kind of output we will have, what kind of that situation we will have after the collision। तो इसमें क्या है दिया है कि भाई पहला पार्टिकल रेस्ट पर आ गया और ये दोनों मिलके एक साथ चलने लगे v/2 से, या फिर 1 and 2 is coming to rest and third one is moving with the v, or all three are moving with v/3। but we have to see the condition first, are they moving or is it elastic collision। वन डायमेंशन तो दिख रही है हमें, लाइन ऑफ मोशन सबका सेम है। वन डायमेंशन मीन्स लाइन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग, दैट इज सेम। हेड ऑन कोलिजन दिया है यहाँ पर, इज इट इलास्टिक, यस इट इज इलास्टिक, है ना, यहाँ पे कैन यू सी इलास्टिक है और हेड ऑन है। तो इट मीन्स इट इज द क्वेश्चन ऑफ सेम टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग। क्या आंसर होगा वाली? A is okay or B is okay or C is okay? Yes. कौन सा आंसर सही दिख रहा है? Sir, second. Second. Why? How? Can you justify why the second is there? इसको थोड़ा गैप करके सोच सकते हैं इसको। तो एक यहाँ पर ऐसा सोच लो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है ना। तो जब ये हिट करेगा ना तो ये रेस्ट पर आ जाएगा, ये भी से चलने लगेगा। फिर ये इसको आके हिट करेगा, ये रेस्ट पर आ जाएगा और ये भी से चलने लगेगा। तो ये लास्ट वाला भी से चलने लगेगा। तो सेकंड इज राइट। थोड़ा गैप करके सोचेंगे क्या होगा। फर्स्ट इज हिटिंग टू सेकंड, फर्स्ट कमिंग टू रेस्ट, सेकंड स्टार्ट्स मूविंग विद द स्पीड v, वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही, और ये सेकंड वाला इसको हिट कर रहा है थर्ड को, सेकंड रेस्ट पर आ जाएगा, थर्ड फाइनली v से जाएगा आगे। ये आप लोग ऐसे देखते हैं पेंडुलम ऐसे हैंग करते ना, ऐसे आपने देखा होगा, टच करते हैं ऐसे इस तरह से। और यहाँ से जो
फर्स्ट पेंडुलम इसको हिट करता है तो यही वाला पेंडुलम आगे जाता है, बस ये बाकी सब रेस्ट पर रहते हैं। फिर वो पीछे आके इसको हिट करता है तो ये इधर जाता है, तो अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करके रुक जाते हैं वो अपनी जगह वहीं पर। दैट्स व्हाट इज द पॉइंट वी हैव लर्न। It will transfer its velocity and come to the rest, and next ball will start moving. All right, so that's what is we have learned. Velocity transfer will take place, velocity interchange will take place. All right, ठीक है, तो second one is the right Yes, answer. sir. अगर वो दोनों स्टिक हो गई तो फिर it will not be low, it will be the perfectly inelastic collision. या तीनों स्टिक हो गई तो perfectly inelastic collision हो जाएगा। यहाँ पर elastic collision लिखा है, elastic collision में they cannot combine and move. combine and move कब होता है? inelastic collision, उसमें energy loss भी हो जाती है, फिर energy loss will take place, so they will be having lesser velocities. ठीक है, what about this question? Question number 17. क्या बोला है इसमें? ये कोलाइड के बाद इसको जब कोलाइड हो जाएगा तो कितना बाउंस बैक होगा? How high does the bob A rises after the collision? कितना पीछे तक जाएगा? Neglect the size of the bob and assume the collision is to be elastic. Again, elastic collision, one dimension collision, masses happen to be equal. तीनों कंडीशन है, masses equal है, one dimension है, elastic collision है. These three conditions are fulfilled. क्या आंसर होना चाहिए? Again, no response coming. You should take Sir, initiative and is it u respond. cos theta? I mean u No. cos 30 degree? No. Again, law of common sense. Nobody is getting the clue. Sir, rest पे रहेगा. So that ऐसे? bob A will not move. That bob, Yeah. its entire Hmm. momentum will be shifted to the bob D. Yes, अभी velocity is interchange, है ना? It will transfer its whole velocity to another particle and come to rest, है ना? Because it is one dimension, head-on collision or elastic collision, so not bounce back, है ना? No bouncing back. Zero, height will be zero. No, let us see how they are written. It transferred its entire momentum to the ball on the table and doesn't rise, है ना? No rise, doesn't rise at all, है ना? Doesn't rise, does not rise at all, because velocities are interchanging, है ना? Whole, in other words, whole momentum is transferred. जब मास सेम है, वेलोसिटी भी इंटरचेंज हो गई, पूरा का पूरा मोमेंटम ट्रांसफर हो गया दूसरी बॉल को, तो खुद रुक जाएगी। जब पूरा मोमेंटम ही ट्रांसफर हो गया, कुछ बचा ही नहीं उसके पास मोमेंटम, वेलोसिटी इज जीरो। So that's what
the way it is asked question, same question you have seen 3 different ways we are discussed so far, है ना? एक बार ऐसे आया तो देखो एम्स में, that is NEET. Shall I ask you that question how it was asked? Look, it was asked like this: if it is 1D elastic collision, find velocities of each ball if m1 upon m2 is 1. ये बॉल है एक, देखिए, और एक ये है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों को सेम कलर कोडिंग कर देते हैं। तो ये आपका से 2 मीटर पर सेकेंड, ये -4 मीटर पर सेकेंड, माइनस मीन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन? बोलिए क्या आंसर होगा? ए एंड बी। Sir, the momentum of Find the A velocity of will each be ball after एक मिनट find the velocity of each ball after collision, है? After collision, if हम बोलिए VA so and VB. VA will be 4 meter per second and V will be -2 meter per second. नो पूरा इंटरचेंज करना है ना भाई, पूरा इंटरचेंज करना है फुल विद द साइन। Yes, so then और A नहीं will होगा be -4 meter per second and या V will be 2 meter per second. तो इसकी जो -4 थी इसको मिल जाएगी -4। इट मीन्स क्या होगा? ए विल बाउंस बैक, इधर जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से, और बी विल बाउंस बैक विद 2 मीटर पर सेकेंड। विद साइन यू आर टू इंटरचेंज, नॉट विद द मैग्नीट्यूड ओनली। तो ऑप्शन देखने के बाद और कंफ्यूजन होते हैं। इन वन ऑफ द ऑप्शन दे रोट वॉट एवर यू टोल्ड ना, दैट वाज आल्सो ऑप्शन, वन ऑफ द ऑप्शंस। तो इफ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नेवर सी द ऑप्शन फर्स्ट, पहले अपना आंसर निकालिए। ऑप्शन देखने के बाद ऑल सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस विल पुट यू इनटू ग्रेट कंफ्यूजन। पहले आप अपना आंसर निकालिए फिर देखिए। तो उसमें ये भी ऑप्शन था +4 and -2, so that is not correct. This is the correct. Velocities are interchanged with proper sign. Whole velocity will be माइनस है तो उसको माइनस मिल जाएगी। चलिए, many questions we can make. The 4 question हमने same topic पे डिस्कस किए, and you can make other questions also. जैसे इसमें if I make this, यहाँ पे इसको ऐसे दूसरा पेंडुलम बना दो तो क्या होगा? ये रेस्ट पर आ जाएगा, ये सेम हाइट पर जाएगा, फिर वापस ये आएगा, फिर इसको हट करेगा, सेम हाइट तक जाएगा, है ना? तो इस तरह से इसमें बता दे, इसमें बोलेंगे दोनों की हाइट कितनी होगी, है ना? ये वर्टिकल हाइट अगर दे दे h, तो दे विल गिव यू h/2 each, h/2 each, है ना? या h ऐसे लाइक दिस, दे विल गिव यू द ऑप्शंस। this will go by h and this will remain at 0 like this, or both will be going to h/2 each after bouncing back. इस तरह से more changes they make, more confusion you will be, there will be. Better you remember the proper concept, जो आपने सीखा है उसको अच्छे तरीके से सीख के अप्लाई कीजिए। All right? Yes, sir. Okay. Some of you logged out and missed important points. When I send the message to sir, then you are joining, huh? So things are going on very casually by some of you. देखो इसमें अभी केस, एक और केस डिस्कस कर सकते हैं। दे आर गिवन यू एनसीईआरटी बुक में, दे डिस्कस दिस केसेस,
बट उसमें मैंने क्या बताया, दे आर जस्ट टेकन second body at rest, but we have taken both are moving, so our cases are slightly different from that. देखो, now imagine कीजिए कि ये बहुत heavy है, this is very heavy ball, very very heavy, very massive ball. Second one कौन सी, ये वाली, ठीक है, और this one is very small. M1 is very small as compared to M2. All right. So M1 is very small as compared to M2. So what will be the velocities? इसको velocities निकाल के देखते कितनी आ रही है इनकी velocities. ये फार्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू पुट कर दो. जब M1 जो, if M1 is very small, तो इसको हम छोड़ देंगे. यहाँ पे M1 plus M2 को हम, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये भी 0. सपोज M1 is say 10 ग्राम और दिस इज 10 kg. तो 10 kg में 10 ग्राम ऐड करना या सबट्रैक्ट करना है एज गुड एज नथिंग. ये तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. तो V1 विल बी, इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको नेग्लेक्ट, मतलब दोनों को छोड़ दो. M2 कैंसिल हो गया, तो माइनस U1 बचा. और इधर देखिए क्या होगा, ये M1 plus M2 विल बी क्लोज टू M2 ओनली. M1 इज वेरी वेरी स्मॉल, उसमें M2 ऐड कर दिया, ये M2 हो गया, ये M2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2U2. तो इसकी तो स्पीड, फर्स्ट वाले की स्पीड इतनी आ जाएगी. अगर सेकंड वाला रेस्ट पर होता, सपोज दिस इज दैट रेस्ट, देखो इफ U2 इज 0, मतलब सेकंड, ये हैवी बॉल जो है ना, ये इनिशियली रेस्ट पर है. तब फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, U1. मतलब U1 से जा रहा था, U1 से वापस आ जाएगा. इट विल हैव सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड, इट विल बाउंस बैक. इन अदर वर्ड्स, इफ दिस इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पर है तो ये गया और बाउंस बैक हो गया. ये व्हाट इज द मीनिंग, दिस इज द मीनिंग. इट इज एज गुड एज वेरी ह्यूज वॉल. कोई दीवार जैसा काम कर रहा है, आपने बॉल फेंकी वॉल पर, वो बाउंस बैक आ गई उसी स्पीड से, है ना. दिस इज इंट्यूटिव रिजल्ट, हम ऐसा सोच सकते हैं. इट इज वेरी वेरी हैवी, तो दिस विल गो एंड हिट एंड बाउंस बैक विद द सेम स्पीड. और इसका क्या होगा, इस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा. अगर ये हिट कर रही है आके, वेरी मैसिव है ये, तो nothing should happen. It should continue to move with the U2 only. Let's see, do we get it? V2 का फार्मूला लिखेंगे. पहले क्या था फार्मूला, M2 minus M1 अपॉन M1 plus M2. यहाँ पे U2 था और ये वाले दोनों टर्म्स 1 वाले थे, M1 U1 अपॉन M1 plus M2, ठीक है. तो यहाँ भी M1 हम निगलेक्ट कर देंगे, तो नीचे M2 रहेगा, और ये भी M2 है और ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे पूरे टर्म्स. तो यहाँ पे आपको बचेगा U2. और सिंस M1 इज नेग्लिजिबल, एज आई टोल्ड यू, M1 इज से 1 ग्राम और ये टोटल 10 ग्राम, तो 1 ग्राम मीन्स 0.00 और ये 10, तो इट इज ऑलमोस्ट 0.0001. बहुत कम हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गया. M1 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू M2, वेरी स्मॉल वैल्यू multiplied by very large value, है ना, तो give you negligible result. तो ये V2 is U2. तो means ये इसको हिट कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना. It is as good as elephant walking and you are hitting it with the ball. उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बाउंस बैक हो गई बॉल. Are you getting this point? Elephant walking, और आपने उसको प्लास्टिक की बॉल से हिट किया, will it start moving fast? No, it will start moving as if it was moving earlier without before collision. This is the case, है ना. इसको एलिफेंट मान लो और ये प्लास्टिक की बॉल, टेनिस बॉल नहीं, प्लास्टिक की टेबल टेनिस की बॉल मान लो, ठीक है. तो फ्रंट बॉडी, that heavy body
will continue to move as it is. No effect of collision, no effect of hitting of the very, very small particle from behind. Convinced? So ये cases you can reverse, you can reverse the thing and take the third case also. वो अपने आप करके देख सकते हैं आप. Did I do the third case? देखता हूँ. Actually, this was the third case and other was the second case. So it doesn't matter. एक one case can be second and next case can be. अभी इसको heavy कर लो, ये छोटा कर लो. तो ये तो collision के बाद भी इसकी speed change नहीं होनी चाहिए. This should start moving very fast, like this. If M1 is very large, तो क्या होगा? It will after collision it is continuing the same speed. है ना? Elephant coming and hitting some elephant coming and hitting the football. ऐसा हो रहा है? तो उसकी तो स्पीड चेंज हो नहीं रही है. और ये जो फ्रंट बॉडी है छोटी, इट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर. पहले U2 से फास्ट U2 से जा रही थी, बाद में उसकी स्पीड U1 की जो स्पीड है डबल, और उसमें से U2 माइनस हो गया. कैन वी टेक इट? इज इट ओके? M2 माइनस M1. तो इसमें क्या छोड़ना है हमें? M2 छोड़ देना. M2 वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये भी कैंसिल हो जाएगा. U2 हाँ ठीक है. और ये आपका M यहाँ पर क्या है? M1 इज वेरी मैसिव, तो ये छूट जाएगा. ये कैंसिल M2 ठीक है. दिस इज ओके. So this is the case 3. If you see it is done in the class, then you see the cases. Otherwise, if they are not taught you, so you can leave the cases. But any time you should be in position to get these results from this relation. जो बहुत छोटा है उसको छोड़ देना है ना? बहुत छोटे वाले टर्म को, जैसे M2 बहुत छोटा, तो ये पूरा टर्म बहुत छोटा हो जाएगा. होल्ड नहीं, M2 छोटा है ना, तो ये M2 रहेगा, ये भी M2 रहेगा. M1 लेफ्ट आउट हो जाएगा. M2 कैंसिल होगा. 2U2 आ गया यहाँ पे. तो और इसमें क्या है? M2 भी यहाँ भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है. तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. माइनस M1 बाई M1, तो माइनस U2 आ जाएगा. ये कैंसिल कर जाएगा. तो दिस कैन बी द थर्ड केस है ना. केसेस डिपेंड्स अपॉन यू. ये आप देख सकते हैं. ये मेन डेरिवेशन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, एंड दिस यू कैन मैनेज इट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जस्ट शैल आई टेल यू वंस मोर. देखो, ये जो हैवी ऑब्जेक्ट था वो अपनी स्पीड होल्ड कर रहा है जितनी पहले थी. जिस स्पीड से पहले चल रहा था वही बाद में भी है. लेकिन ये जो है, इसकी स्पीड क्या हो रही? जो इसकी स्पीड थी उसको डबल करके इसकी पहले वाली स्पीड में से माइनस हो गया. So that's what is the point. Extra points may be required or may not be required to you. ठीक है? Anything you want to clarify here? No, sir. तो क्या ध्यान रखना है इसमें? जो whichever mass is very very small, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको जीरो कर सकते हैं, है ना? जो बहुत छोटा है उसको जीरो कर सकते हैं. डबल है, ये डबल लेस देन, ट्वाइस लेस देन मीन्स दिस कैन बी टेकन एज जीरो. माइंड में इसको फिट कर लो, इसको जीरो ले लेना है ना. जहां भी है जीरो कर दो उसको. M2 को ये भी जीरो, ये भी जीरो, और कहाँ पे जीरो हो जाएगा? यहाँ भी जीरो. और इसमें क्या था? M1. तो M1 जहां भी दिखेगा उसको जीरो कर देने का, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है. 0.0001 ऐसा. तो यू कैन लीव इट. फॉर स्मॉलर देन मीन्स वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है? तो these are the question based on our this topics on टेक्स्ट बुक. तो देखो ये वाला हम लोग यहीं पे कर लेते हैं. सेकंड वन यू कैन डू इट इन होमवर्क. स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको. बताइए क्या होगा पहले का. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. फर्स्ट वन इज इन इलास्टिक कोलिजन of two
bodies, momentum and energy of each body is conserved. Yes or no? True or Yes, false? sir, it is true. True. Okay, चलो लिखते जाते हैं. I don't know whether whatever you are telling I am writing. ठीक है, बाद में आंसर चेक करेंगे. Anybody want to say it is false? किसी का false भी है क्या? ये सबका true है. बोलिए. Everybody is agreed or disagreed? No, sir, चलो sir, check. for the first one, it is false. So the total False. Why momentum false? and total energy of the system are conserved. हाँ, ईच पार्टिकल का नहीं है. देखो, ईच पार्टिकल का कभी कंजर्व नहीं होता. ईच पार्टिकल ट्रांसफर. पहला पार्टिकल आएगा, अपना मोमेंटम को दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी पहले वाले की. ऑलवेज है ना, इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड या इंटरचेंज भी हो सकती है. तो इट इज ट्रांसफरिंग. वन इज एक्चुअली में देखा जाए, कोलिजन इज द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम. हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कोलिजन इज द ट्रांसफर और इंटरचेंज ऑफ मोमेंटम और ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम और पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द मोमेंटम. कुछ न कुछ पार्ट ट्रांसफर होता ही है. ठीक है, तो नो, इट इज फॉल्स. ईच पार्टिकल का कंजर्व नहीं रहेगा, सिस्टम का कंजर्व रहेगा. देयरफॉर इट इज फॉल्स. सेकंड वन बताइए. टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड no matter what internal and external forces on the body are present. So this one is also false. True. Why false? Sir, because Give the reason. Sir, because the external force on the system increases or decreases the total. नहीं, तो वो that will change the kinetic energy. They are talking about total energy. हमने energy conservation पढ़ा था. Neither energy can be destroyed or neither energy can be. So they are talking about that energy, not the kinetic energy. So total energy of the system should be conserved. Universe की conserve है कि नहीं? Yes, sir, it is. But isolated system है. यहाँ पे isolated word use नहीं किया उन्होंने. क्या होना चाहिए? Isolated. Then only it will be true. तो ये भी false है. Yes, sir. Next one, C. Work done in the motion of body over a closed loop is zero for every force. सभी forces के लिए zero होता है कि कंजर्वेटिव के लिए zero होता है? क्लोज लूप के लिए कंजर्वेटिव के लिए. ओनली कंजर्वेटिव, एवरी के लिए नहीं. कंजर्वेटिव के लिए, ओनली फॉर कंजर्वेटिव. ये भी फॉल्स. लास्ट वन. So the last one is true. नहीं, लास्ट वन इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग. लास्ट वन इज आल्सो, उसमें क्या है, इट इज नॉट ऑलवेज, इन ऑल केसेस इट इज नॉट लेस. कभी कभी इंटरनल एक्सप्लोजन हो जाती है. बिकॉज ऑफ कोलिजन देयर इज इंटरनल एक्सप्लोजन. यूजुअली ट्रू बट नॉट 100%. लेट्स सी व्हाट योर अवर टेक्स्ट बुक राइट्स. टेक्स्ट बुक का आंसर हाँ देखो यहाँ पर है. लेट्स सी, एक मिनट, यहाँ पर ट्रू यूजुअली बट नॉट ऑलवेज. वाई में हम लिख सकते हैं, इफ देयर इज इंटरनल एक्सप्लोजन, कोलिजन से कुछ एक्सप्लोड हो गए तो क्या होता है, फिर इंटरनल एनर्जी इज यूज्ड एंड वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है. ऐसा भी कभी होता है. तो यूजुअली ट्रू बट नॉट ऑलवेज. ये तो फॉल्स हो गए, डिस्कस हो गए. यहाँ पे आइसोलेटेड होना चाहिए था, यहाँ पे फॉर द सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे नॉट जीरो फॉर नॉन कंजर्वेटिव है ना. डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. फॉर एग्जांपल इंटरनल एक्सप्लोजन हो जाएंगे तब वहां पर इट विल इंक्रीज. देखो जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है. न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा ही होता है जनरली. एक पार्टिकल आके कोलाइड हुआ न्यूक्लियस के, है ना, तो एनर्जी बढ़ जाएगी. वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. यूजुअली ट्रू बट नॉट ऑलवेज, देयरफॉर फॉल्स. 100% हमेशा ट्रू होगा, तभी ट्रू लिखना है. इफ वन इज वायलेशन, वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन केस इज वायलेशन, तो वी कैन नॉट राइट ट्रू. ठीक है, तो ऑल आर फॉल्स. And so can we write it partially true?
नहीं, either 100% true or false, that's all. Okay. सभी false हो गए. You should know these are the points which are asked in competitive examination also, you know. ये questions JEE and NEET में भी आते हैं ऐसे. मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए दोनों जगह फिट है, because there are slight changes in the question will make it true or false. और अगर यहाँ पे isolated system लिख दे, it will be true. कोलिजन ऑलमोस्ट ओवर. ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा अपने आप. कोलिजन का 6.8 क्वेश्चन यू कैन जस्ट ट्राई एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ कोलिजन में, विच यू में नीड. अगर आपको स्कूल में कराया जा रहा है देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट. देखो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या है, एक तो ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स. इट डिपेंड्स अपॉन योर डिफरेंट स्कूल्स, बट competition it will be required in competition, not for your school's point of view. So extra point है देखो, which are given in guides, not in NCERT book. So coefficient of restitution, symbol is E. Restitution, rest from tuition. So this was concept was given by Newton. Newton ने ये concept develop किया है कि क्या है, ratio of velocity of separation. दो कोलिजन के बाद जो बॉडीज है उनकी जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये v2 होगा, ये v1 होगा. v2 will be fast, so v2 minus v1. This will be the velocity of separation. कोलिजन से पहले velocity of separation to the velocity of approach. कोलिजन से पहले क्या होगा, velocity of approach. ये v1 will be coming faster and hitting, sorry, u1. फर्स्ट पार्टिकल का क्या था, u1 था, और सेकंड पार्टिकल का u2. कितनी वेलोसिटी से अप्रोच होगा u1, फर्स्ट पार्टिकल u1 माइनस u2. u1 से आ रहा है और u2 भी, ये भी आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी u1 माइनस u2. तो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन व्हिच इज v2 माइनस v1 टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच व्हिच इज u1 माइनस u2. ऐसे देख लो, सपोज ये रेस्ट पर है और ये आ रहा है इधर से u से, तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u हो जाएगी. फिर सेकंड इज रेस्ट, u2 विल बी 0. और इसने इसको हिट कर दिया, ये खुद रेस्ट पर आ गया और ये वाली u से आगे चली जाएगी. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी u, वेलोसिटी ऑफ द फ्रंट बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ द रियर बॉडी. रियर बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही, तो लाइक दिस यू कैन चेक इट. सेपरेशन के बाद की वेलोसिटी और सेपरेशन से पहले, आई मीन कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, व्हिच इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. So ratio of two velocities, separation upon approach, which are given by v2 minus v1 upon u1. यहाँ पे देखो, यहाँ पे v2 पहले है because second body will start moving faster, और यहाँ पे first body move करके आ रही है, तभी तो टकराएगी. second body से fast होनी चाहिए उसकी speed, तभी तो उसको टकराएगी. तो u1 is which one is greater is written here. So it is v2 minus v1 upon u1 minus u2. कन्विंस, यहाँ तक समझ में आया, बोलिए. Yes. ये डेफिनेशन है रेस्टिट्यूशन की, तुम्हें ऐसे लर्न करना है ये. नाउ E इज इक्वल टू 0, सॉरी E इज इक्वल टू 1. पहले 1 से स्टार्ट करते. 1 कब होगा, इलास्टिक कोलिजन में. जितनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है उतनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहेगी, है ना. सपोज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 मीटर पर सेकंड है, कोलिजन के बाद उनकी सेपरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड से होगा. अगर 10 से अप्रोच कर रही है एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो 10 से ही सेपरेट होगी एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट, बिकॉज नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो E विल बी 1. तो ये जितनी वैल्यू है उतनी नीचे होगी, तो कैंसिल होके 1 हो जाएगी. और अदरवाइज इन इलास्टिक कोलिजन में ये कम हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम हो जाती है, बिकॉज कोलिजन के बाद थोड़ा लॉस हो जाता है, तो लेस स्पीड से सेपरेट होती है. तो
ये टर्म ज्यादा रहेगा। सपोज ये आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 है और ये 8 हो गया बाद में, तो 0.8 आ जाएगा। तो लेस देन 1, इट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। 0 कब होगा? जब ये दोनों बॉडी कंबाइन हो जाए, दोनों v1 इज इक्वल टू v2, सिंगल बॉडी बन जाए, दोनों एक ही स्पीड से मूव करें, v1 इज इक्वल टू v2, तो ऊपर तो 0 ही आ जाएगा पूरा, 0 बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सपोज ये 10 था, अब तो 0 ही आ जाएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में इट विल बी 0 बिकॉज सेपरेशन तो हुआ ही नहीं उनका, जीरो सेपरेशन, जीरो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन which is in numerator. So ये sometimes they ask these points in elastic collision, what is the coefficient of restitution, but not given in NCERT book. So you just decide, are they teaching you in the class? If no, then you can leave it, and whatever is not there in NCERT book, generally I also don't ask in the test. All right. Yes, sir. Okay. So extra information just you can note down and use it for your competition point of view. देखो, सपोज एक बॉल है, वो V से आके हिट किया ग्राउंड को उसने, और V1 से बाउंस बैक हो गया. दिस इज द बॉल, you just release, it is coming and hitting the ground with V and bouncing back with V1. कुछ लॉस हो जाता है, it is losing some of the velocity in hitting. Generally all the कोई भी collision elastic नहीं होता है, theoretically हो सकता है, but practically जो है 99.9% collision are not elastic, है ना. तो velocity of separation थोड़ी ये decrease हो जाएगी V1. तो velocity of separation क्या है? V1. velocity of approach क्या है? V. तो E will be V1 by V. तो V1 will be E times of V. Suppose E अपना 0.5 है, तो कितनी हो जाएगी velocity of separation? Bouncing back की velocity कितनी हो जाएगी? 0.5 times of, आधी हो जाएगी. 0.5 मीन्स हाफ. अगर वो 10 से टकराई आके 10 से 8 किया तो 5 से बाउंस बैक होगा if E is equal to 0.5. ठीक है. अगर E1 है तो नो प्रॉब्लम, सेम स्पीड से बाउंस बैक होगी जिससे 8 किया उसने. Got it? Are you getting this point? Yes, sir. ठीक है. तो जो सरफेस का कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूट, उस पर डिपेंड करेगी कितनी स्पीड से बाउंस बैक हो रही है ना. फॉर एग्जांपल देखो, ये आपने बॉल को छोड़ा इधर से हाइट से, तो इट इज कमिंग एंड हिटिंग विद द वेलोसिटी v, बाउंसिंग बैक विद v1, फिर वो v1 से नीचे आएगी, हिट करेगी, फिर v2 से बाउंस बैक करेगी, है ना. बॉल को आप छोड़ते हैं तो क्या देखते हैं आप बताइए? वो धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जाती. क्यों कम होती है? इफ यू लीव द बॉल फ्रॉम द हाइट, रबर बॉल ले लीजिए, नॉर्मल जो टेनिस की, लॉन टेनिस की बॉल, तो धीरे धीरे हाइट कम होती है. क्यों? इन ईच कोलिजन it is losing the energy, losing the velocity, coming to the lesser height, in next jump again lesser height, and finally you see इसकी height धीरे धीरे रुक जाती है. So because of this reason, because of coefficient of restitution present in the surface and in the wall, in the ball, दोनों की surface, दोनों का जो collision है उस पर डिपेंड कर रहा है. तो क्वेश्चन ये, आफ्टर nth collision कितनी है, कितनी velocity होगी nth के बाद? Vn निकला है, तो V1 तो E टाइम्स ऑफ V हो जाएगा. अभी हमने सीखा. V2 कितना होगा सेकंड कोलिजन में? बोलिए. E टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा. जिस स्पीड से हिट कर रहा है सेकंड कोलिजन में ऐसे वापस आएगी वो V1 से ऊपर गई तो वापस आके V1 से टकराएगी, फिर V2 से बाउंस बैक होगी. तो V1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, E टाइम्स ऑफ V. तो सेकंड कोलिजन में E स्क्वायर V हो गई. यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? बोलो. फर्स्ट कोलिजन में E टाइम्स ऑफ V विच वाज फर्स्ट इंसिडेंट वेलोसिटी. सेकंड कोलिजन में E टाइम्स ऑफ V1 से हिट किया उसने, V2 से बाउंस बैक किया. E टाइम्स V1 की वैल्यू हमने ऊपर से उठा के यहाँ पुट कर दी, तो E स्क्वायर. तो nth कोलिजन में क्या होगा?
e टू द पावर n हो जाएगा। फर्स्ट में e टू द पावर 1 आ रहा है देखो, सेकंड में 2 आ रहा है, तो थर्ड में 3 आएगा e टू द पावर 3, तो n में nth कोलिजन में e टू द पावर n टाइम्स आ गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज e इज 1/2, तो एट्थ कोलिजन आई मीन फिफ्थ कोलिजन में कितना आएगा, e टू द पावर 5 हो जाएगा टाइम्स ऑफ v, तो v/32 आ जाएगा। काफी कम हो जाएगी स्पीड, 32 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी, डिवाइड बाय दैट। फोर्थ कोलिजन में 16, v/16 हो जाएगा अगर e 1/2 है, 1/4 है तो और शार्प डिक्रीज होगा। गॉट इट? दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और वेलोसिटी को हम हाइट से रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं? हाइट से, है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये है देखो, if object is released from the height h, what will be the height after nth collision? यहाँ से हमने छोड़ा तो ग्राउंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं तब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो v कितना होगा, रूट ऑफ 2gh, हाइट s से आके एड कर रही, गेटिंग और नॉट? कितनी स्पीड से एड करेगी फर्स्ट कोलिजन में, Yes. रूट 2gh, और फिर वो h1 तक आ रही, तो ये आपकी v थी और ये आपका बाउंस, यहाँ से जो स्पीड हो रही है v1, तो v1 विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh1, हाइट h1 तक गई, है ना, तो v1 विल बी नथिंग बट रूट 2gh1। इसमें वैल्यू पुट कर दो, v1 की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी यहाँ पर, और v की वैल्यू इधर पुट कर दी। अभी हमने ये सीखा था e टाइम्स ऑफ v, तो स्क्वायर कर पहले, तो ये 2g कैंसिल हो जाएगा, तो e स्क्वायर आ गया h, जो फर्स्ट हाइट है e स्क्वायर, और सेकेंड हाइट, अभी यही लॉजिक आगे लग जाएगा। सेकेंड हाइट में हाइट आफ्टर सेकेंड कोलिजन, h2 विल बी e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h1, h1 की वैल्यू पुट कर दो, h1 कितना है ये, e स्क्वायर इंटू h, तो h2 इज कमिंग e2 इंटू 2 इंटू h, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू h, और h3 e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h2, तो e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h2 की वैल्यू e2 इंटू 2 इंटू h, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 6h, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2 इंटू 3h। तो nth कोलिजन के बाद क्या होगा, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, 3 की जगह n आ जाएगा। फर्स्ट कोलिजन में 1 आया देखो, सेकंड कोलिजन में 2, थर्ड कोलिजन में 3, लाइक दिस। तो nth कोलिजन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, हाइट आफ्टर nth कोलिजन 2n हो जाएगा। ठीक है, हाइट आफ्टर nth कोलिजन। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड पॉइंट है। देखो इसमें वेलोसिटी का क्या हुआ, e टू द पावर n ही है। देखो हाइट के टर्म्स में e टू द पावर 2n है, हाइट के टर्म्स में अगर लिख रहे हैं तो e टू द पावर 2n, वेलोसिटी के टर्म में लिख रहे हैं तो e टू द पावर n, बिकॉज वेलोसिटी एंड हाइट दे आर रिलेटेड एज अंडर रूट के टर्म्स में रिलेटेड है, तो इसलिए 2 आ रहा है, स्क्वायर करने से 2 हो रहा है। जस्ट वी थोड़ा सा ही बाकी है, कोलिजन विल बी ओवर, we can start the new chapter tomorrow, just have some patience।
ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है. If they are done in your class, you do it. Otherwise, you can leave it because coefficient of restitution is not in our textbook. Yes, we are leaving all these points. हाँ, ये वाला देखो. This is elastic collision in 2D. This is our textbook topic. छोटा सा टॉपिक है, इसमें सॉल्विंग नहीं, ओनली इक्वेशन मेकिंग है, दैट्स ऑल. इक्वेशन मेकिंग जैसे न्यूमेरिकल किया था ना हमने बिगिनिंग ऑफ द कोलिजन, वैसा ही इक्वेशन मेकिंग है. इंटरेस्टिंग. विल मेक इट एंड देन इट विल बी, दिस टॉपिक विल बी ओवर. देखो, 2 dimension elastic collision, what I told you, this body will come and hit it peripherally. मतलब उसको डायरेक्ट हेड ऑन नहीं है, थोड़ा सा इसको नीचे बनाना चाहिए. हाँ, थोड़ा सा we should have done it slightly below this one. इसको थोड़ा सा नीचे करना है, ऐसे बनाना. ठीक है, ऑलराइट. थोड़ा इसका बड़ा कर देते हैं इसको. ऑलराइट, तो ये टेंजेंशियली हिट कर रही है यहाँ पे आके ऐसे. इस कमिंग एंड पेरिफेरली हिटिंग, ऐसे हिट किया और इधर चली गई और ये वाली इधर आ गई. ठीक है, ये जो ग्रे कलर की बॉल है वो नीचे आ गई. तो हॉरिजॉन्टल लाइन से दिस इज मेकिंग एंगल θ1, दिस इज θ2. नाउ दिस विल बी कॉल्ड 2 dimension collision because they are not hitting head on, they are hitting partially or peripherally. ठीक है, तो सिंस इट इज इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी. और इक्वेशन बनाना है हमें, तो बोलिए. 2D elastic collision is also called oblique collision. Let M1 goes at angle θ1 after the collision and M2 goes at angle θ2 after the collision. Rest of the things remaining same, U1, U2, V1, V2. तो kinetic energy is conserved. काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन आ जाएगी. हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी है ना. एम हाफ एम यू वाला, हाफ एम वी स्क्वायर वाले फार्मूले से टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इवन इफ इट इज 2D कोलिजन, बट लॉसेज आर नॉट देयर. काइनेटिक एनर्जी के लॉसेज नहीं. क्लियर यहाँ तक? बोलिए. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें नो बिग डील, जस्ट वेरी सिंपल केस है ये. काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिख ली जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वैसे. मोमेंटम की इक्वेशन बताइए. अभी मोमेंटम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन वेक्टर से ऐड होंगी, वेक्टर से लिखना पड़ेगा, वेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा. काइनेटिक एनर्जी तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं. लेट इट गो इन एनी डायरेक्शन, डजंट मैटर. तो हमने कोई डायरेक्शन का ध्यान ही नहीं रखा लिखते समय. बट मोमेंटम लिखने के लिए यू हैव टू बी केयरफुल. दैट इज व्हाट इज द की पॉइंट इन दिस डेरिवेशन. तो देखो, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन बोथ, दोनों. इन जनरल होल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स का और वाई का सेपरेट कर लिख रहे हैं हम लोग, है ना. होल मोमेंट या तो आपको आई कैप जे कैप बनाने पड़ेंगे, बट इट इज नॉट गिवन इन दैट वे इन अवर टेक्स्ट बुक. दे हैव रिटन एक्स की डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वाई की डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल एंड फाइनल. तो एक्स में भी सिंपल है. देखो, एक्स में क्या लिखेंगे हम, इनिशियली इट इज गोइंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, m1 u1, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x. तो इनिशियली ये दोनों x की तरफ ही जा रहे थे ना, m1 u1 प्लस m2 u2. और इनका क्या होगा आफ्टर कोलिजन, x की डायरेक्शन में क्या आएगा बोलो. इसका कंपोनेंट v1 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v1 cos θ1, तो m1 इंटू v1 cos θ1. इसका भी कंपोनेंट इधर आ जाएगा. देखो, इसका v2 का कंपोनेंट इधर v2 cos θ2 आ जाएगा, तो m2 इंटू v2 cos θ2. दिस इज आल्सो सिंपल. बट y वाली जो है वो उसमें बताइए. नाउ हु विल टेल. इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस of both the bodies is equal to initial momentum along the after collision along the y-axis. Let me write it again with the dark color. Initial momentum of both the bodies along y, initial final momentum of both the bodies along y. बोलिए इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है. चलो फाइनल पहले बता दो कितना होगा. कोलिजन के बाद ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा वेलोसिटी का. इधर v1 है
Yes, ये sir. कंपोनेंट कितना आएगा? v1 cos थीटा, v1 sin थीटा, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट, एंगल इज हियर, वी आर राइटिंग दिस कंपोनेंट अवे फ्रॉम द एंगल, तो m1 v1 sin थीटा 1, ठीक है। इसका बोलिए, इसका कंपोनेंट किधर आएगा? इधर आएगा, v2 sin थीटा 2 है ना। क्या लिखूं बोलो? बोलो यहाँ पे कोलिजन के बाद इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम कितना अलोंग द वाई डायरेक्शन? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ तक ठीक है कि नहीं? बोलो, जस्ट कंफर्म, इज इट ओके सो फार, और यू वांट टू क्लैरिफाई एनी वन पर्टिकुलर पॉइंट? बोलो, कोई मिस हुआ पॉइंट आपका? Manushree, you tell me first. Did you miss any Yes, sir. point? So Did you miss actually I any point didn't till get. now? So actually the Which- topic which you explained right now, I didn't get it. देखो So हमने it क्या will किया manage कर it. So हाँ, can you देखो, please पहले explain this टू topic डायमेंशन है, again tomorrow? बस इतना ही है ये, जस्ट दिस मच ओनली। नहीं तो फिर वो डिसकंटिन्यू। टुमारो आई वांट टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर विद द फ्रेश माइंड। नहीं तो ऐसे में देखो क्या है, देखो मोमेंट इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है कि नहीं? कन्विंस, इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस सर, नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दी दोनों बॉडी की कोलिजन से पहले और दोनों बॉडीज की कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद स्पीड v1 एंड v2 है, कोलिजन से पहले u1 एंड u2। तो इसमें तो कोई वेक्टर की यूज ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल। और मोमेंटम ये इनिशियली दोनों x डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 है ना। नाउ कोलिजन के बाद एक इधर गया एक इधर गया, तो दोनों का x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? cos, ये v1 है तो v1 cos थीटा 1, और इसकी कितनी होगी? ये v2 है तो v2 cos थीटा 2। इनको इनके रिस्पेक्टिव मासेस से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट वाले को m1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को m2 से मल्टीप्लाई किया, और वेलोसिटी इसके कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट आ गया, v1 की जगह v1 cos थीटा 1 और v2 की जगह v2 cos थीटा 2। तो ये x डायरेक्शन में हो गया। y डायरेक्शन में लिखने के लिए देखो, ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा v1 sin थीटा 1, इसको हमने m1 से मल्टीप्लाई किया। m2 का कंपोनेंट किधर आएगा? देखो ये ऐसे जा रहा है ना, तो एक कंपोनेंट ये तो हो चुका है, ये वाला कंपोनेंट आएगा। नीचे वाला कंपोनेंट अपोजिट है ना, अपोजिट है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? ये हमने ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस दी, नीचे वाली माइनस लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? m2 M2 V2 sin theta 2. यस। तो ये ध्यान रखना है, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये ऐसे जा रही थी, इसका कंपोनेंट y कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, v2 sin थीटा 2, तो माइनस लिख दिया बस। और ये हो गया फाइनल मोमेंटम। इनिशियल कितना है y डायरेक्शन में? दिस इज द फाइनल पॉइंट, दैट्स ऑल। इनिशियल y डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट है क्या? y की तरफ इधर या इधर कोई भी कंपोनेंट नहीं। इफ बॉडी मूव्स अलोंग द No, एक्स sir. एक्सिस, y 90 डिग्री में कोई भी कंपोनेंट नहीं आता, तो इसका जीरो हो गया लेफ्ट साइड में। और व्हाट अबाउट दिस? इसका भी तो वही सिचुएशन है, ना तो इधर कोई कंपोनेंट आएगा ना इधर आएगा, y डायरेक्शन में वो है ही नहीं उसका कोई भी कंपोनेंट। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, उसका वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी जीरो रहेगा, z डायरेक्शन में भी जीरो रहेगा, तो नो कंपोनेंट। तो इनिशियली देखो दोनों के जीरो जीरो हो गए, तो इसीलिए राइट साइड में क्या है? वन टर्म इज पॉजिटिव, वन टर्म इज निगेटिव। लेफ्ट साइड में जीरो हो गया, तो मतलब क्या होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा, तभी तो जीरो आएगा। लेफ्ट साइड में जीरो है तो दिस कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट, है ना। या फिर माइनस वाला इधर ले आओ, और लेट इट बी लाइक दिस, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी लाइक दिस, और यू कैन ब्रिंग m2 वाला टर्म दिस साइड, ठीक है। चलो प्लस माइनस वाला टर्म इधर ले आओ। We have the four equations, m2 v2 sin theta 2, m1 v1 sin theta 1,
तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी होगी? थर्ड. तो वी हैव द 3 इक्वेशंस ओनली एंड 4 अननोन. 4 अननोन कौन कौन से हैं? एक V1 है, एक V2 है, एक θ1 है, θ2 है. तो इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व. दैट्स ऑल. इक्वेशन बना के छोड़ देंगे. एंड सिंस वी हैव 3 इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस वी हैव 3 इक्वेशंस and 4 unknowns, therefore equations cannot be solved. अगर ये 2D आपके उसमें आया तो आपको बोला जाएगा राइट द इक्वेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन. दैट्स ऑल. जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी हमने वो आई कैप जे कैप वाला किया था ना कल, वेक्टर से ही तो किया था कंपोनेंट लेके. सिमिलरली ये भी है, इसका कोई, ये दोनों के आई कैप डायरेक्शन में है और जे कैप में तो है ही नहीं, तो इसलिए 0 आ गया दोनों लेफ्ट साइड में. ठीक है, एक मिनट है. दैट्स ऑल. यस, कंप्लीट हो गया आपका. ये अच्छा, ये इक्विलिब्रियम का. देयर इज आल्सो एन एक्स्ट्रा पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला. NCERT book में this much is given. That's all. This is our test. ये टेक्स्ट बुक में है. NCERT book से similar way it is given. So you have to know these points. NCERT book के all the points you have to know properly. ठीक है. This is not in extra points. This is our textbook diagram and equations. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. All right. From my side, this much only. If any point is missed or anything you want to clarify, you can ask. Let me put the recording mode off.